क्या कभी ऐसा विचार मन में आया है कि जिस दिमागी तंत्र ने ना हमारे पूर्वजों को जंगली जानवरों के हमलों से बचाया था, बिल्कुल वही तंत्र आज हमारे सबसे बेहतरीन आइडियाज और सपनों को चुपचाप मार रहा है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। हाँ, मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच तो यही है ना कि हम इंसानों का दिमाग सफलता हासिल करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। ये सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए डिजाइन हुआ है। बिल्कुल, सर्वाइवल इसका इकलौता मकसद है। एकदम। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि हम में से बहुत से लोग रात को बिस्तर पे लेटकर दुनिया बदलने वाले आइडियाज सोचते हैं। हाँ, बड़े बड़े सपने। हाँ, लेकिन अगली सुबह ना उन पर कोई भी काम शुरू नहीं कर पाते। तो आज की इस गहन चर्चा में हम बियॉन्ड थिंकिंग द पावर ऑफ टेकिंग एक्शन के कुछ बेहद दिलचस्प अंशों का विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा विषय है आज का। हाँ, तो हमारा जो मिशन है ना आज के इस चर्चा का, वो ये समझना है कि आखिर क्यों हम जानकारी इकट्ठा करने को ही, मतलब रिसर्च करने को ही असली काम समझ बैठते हैं। बिल्कुल। और कैसे हम अपनी ही ओवर थिंकिंग के जाल को तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही गंभीर और आधुनिक समस्या है। क्योंकि आज के इस डिजिटल युग में ना, जहाँ हर विषय पर दुनिया भर का ज्ञान हमारी उंगलियों पर मौजूद है, ये मान लेना बहुत आसान हो जाता है कि किसी समस्या के बारे में और ज्यादा पढ़ना या और ज्यादा सोचना ही समाधान है। सही बात है, हम जानकारी को ही एक्शन मान लेते हैं। एकदम सही कहा आपने। हम जानकारी को काम का विकल्प मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज का हर एंगल से, मतलब हर पहलू से विश्लेषण कर लेंगे ना, हर संभावित खतरे को पहले से भांप लेंगे, तो हम सफलता की पूरी गारंटी पा लेंगे। जो कि असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। बिल्कुल भ्रम है। लेकिन हमारा आज का स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। ये स्पष्ट करता है कि हम सोचना एक टूल है, लेकिन जब ये टूल एक लूप बन जाता है ना, तो ये हमें आगे बढ़ाने के बजाय लकवाग्रस्त कर देता है, मतलब पैरालाइज कर देता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये बात तो हम सबने कभी न कभी महसूस की ही होगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक किताब लिखना चाहता है। बहुत ही आम उदाहरण है ये। हाँ, तो वो क्या करता है कि 6 महीने तक कैरेक्टर डिजाइन करता है, कहानी के प्लॉट पे रिसर्च करता है, नए नए राइटिंग टूल्स खरीदता है। बिल्कुल, टूल्स खरीदता है, दुनिया भर के लेखकों के इंटरव्यू देखता है, और उसे सच में लगता है कि वो बहुत काम कर रहा है। लेकिन असलियत तो ये है कि उसने अभी तक किताब का एक पन्ना भी नहीं लिखा है। एक भी शब्द नहीं लिखा होता है। हाँ, ये जो परफेक्ट शुरुआत का इंतजार है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। स्रोत में इस परफेक्शन के जाल को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। बिल्कुल, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम बिना एक्शन लिए सिर्फ सोचते रहने को आज के संदर्भ में देखें, तो ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी वीडियो गेम को जीतने के लिए ना उसका सोर्स कोड पढ़ने बैठ जाए। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? वो सोचता है कि अगर वो गेम के सारे कोड समझ लेगा तो वो बिना कोई गलती किए जो गेम का बॉस है उसे हरा देगा। लेकिन हकीकत में गेम जीतना तब आता है जब खिलाड़ी कंट्रोलर हाथ में लेता है। हाँ, गेम खेलता है, बार बार हारता है। बिल्कुल, और उन हार से ही वो बॉस के अटैक पैटर्न्स को समझता है। इसी तरह वास्तविक जीवन में जो लोग परफेक्शन की तलाश में रहते हैं ना, वे कभी मैदान में उतरते ही नहीं है। मुझे यहाँ एक और एनालॉजी याद आ रही है जो स्रोत में भी शायद इसी तरह से दी गई है, वो तैरना सीखने वाली बात। हाँ हाँ, बिल्कुल। मतलब कोई इंसान 100 किताबें पढ़ ले, 1000 वीडियोस देख ले कि कैसे तैरना है, लेकिन जब तक वो पानी में नहीं उतरेगा ना, वो कभी नहीं सीख पाएगा। कभी नहीं, पानी में तो उतर नहीं पड़ेगा। हाँ। स्रोत बताता है कि अगर 2 लोग हैं, एक जो सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार कर रहा है और दूसरा जिसने एक अधूरा कच्चा सा प्लान लेकर ही शुरुआत कर दी है, तो 5 साल बाद वो दूसरा व्यक्ति ही मीलों आगे होगा। एकदम, क्योंकि वो वास्तविक दुनिया से फीडबैक ले रहा है ना। हाँ। जबकि पहला व्यक्ति सिर्फ अपने दिमाग की काल्पनिक दुनिया में ही अटका हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है और मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, बताइए। अगर हम बिना पूरी तरह सोचे बस काम शुरू कर दें, तो क्या हम बेवकूफ़ी भरे गलतियां नहीं करेंगे? ये डर तो सबका होता है। हाँ, क्योंकि आज की जो मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स वाली संस्कृति है ना, उसने बहुत सारे स्टार्टअप्स को डुबाया भी है। अगर कोई बिना मार्केट रिसर्च किए अपना सारा पैसा किसी बिजनेस में लगा दे, तो वो तो बर्बादी की तरफ ही जा रहा है। सही बात। तो स्रोत इस बात को कैसे सही ठहराता है? क्या इसका मतलब ये है कि जानकारी इकट्ठा करना या सोचना
पूरी तरह से गलत है? ये एक बहुत ही सटीक और ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब समझना ना बहुत महत्वपूर्ण है। अमश्रोत ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि योजना बनाना या सोचना गलत है। अच्छा। सोचना रणनीतिक होना चाहिए। समस्या तब पैदा होती है जब योजना बनाना ना एक्शन को टालने का एक स्मार्ट बहाना बन जाता है। मतलब हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे होते। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि बुनियादी रिसर्च करना समझदारी है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तीसरी बार उसी रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है ना, ये सोचकर कि शायद कोई नई चीज मिल जाए, हाँ, तो वो रिसर्च नहीं है। एकदम वो रिसर्च नहीं कर रहा, वो डर के मारे छुप रहा है। स्रोत का मुख्य तर्क यही है कि एक बिंदु के बाद ना नई जानकारी मिलना बंद हो जाती है और तब केवल एक्शन ही वो डेटा दे सकता है जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। यानी वो बिंदु जहां प्लानिंग असल में प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल-मटोल का रूप ले लेती है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम तार्किक रूप से जानते हैं कि अब काम शुरू कर देना चाहिए, कि अब हमारे पास पर्याप्त जानकारी है, तो फिर हम रुक क्यों जाते हैं? ये कौन सी अदृश्य दीवार है जो हमें रोकती है? क्या ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, इच्छा शक्ति का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सच में? हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्रोत के अनुसार ये समस्या हमारे मनोविज्ञान से भी ज्यादा हमारी न्यूरोबायोलॉजी यानी हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ी है। मतलब ये हार्डवायर्ड है हमारे अंदर। बिल्कुल। अगर हम इंसान के दिमाग को देखें ना, तो इसमें मुख्य रूप से दो हिस्सों के बीच एक लगातार चलने वाली जंग होती है। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का सबसे नया और विकसित हिस्सा है, जो लॉजिकल हिस्सा होता है। हाँ, ये हिस्सा लॉजिक लगाता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है और बड़े लक्ष्य तय करता है। जैसे मुझे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए या मुझे एक नई भाषा सीखनी चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दिमाग का सीईओ है जो कंपनी के विजन और बड़े लक्ष्यों को तय कर रहा है? बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल सही। लेकिन इस सीईओ के नीचे ना एक बहुत ही पुराना, आदिम और ताकतवर सिस्टम काम करता है, जिसे अमिगडाला कहते हैं। अमिगडाला? हाँ, अमिगडाला दिमाग का अलार्म सिस्टम या कह लें सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा। इसका एकमात्र काम है इंसान को किसी भी संभावित खतरे से बचाकर जिंदा रखना। लाखों साल पहले ना, जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे, तो किसी भी नई या अनजानी चीज का मतलब मौत हो सकता था। हाँ, कोई नई आवाज, मतलब शायद कोई शेर हो। बिल्कुल, कोई अनजानी आवाज, कोई नया रास्ता, सब कुछ खतरनाक था। इसलिए अमिगडाला ने एक नियम बना लिया, जो भी चीज नई है, जो भी अनिश्चित है, वो खतरा है और खतरे से दूर भागना ही समझदारी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो जब हम कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं ना, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला के बीच ये टकराव कैसे होता है? देखिए, जब दिमाग का सीईओ यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है कि चलो एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, तो भविष्य के फायदों को देख रहा होता है कि कितने सब्सक्राइबर्स होंगे, कितनी सफलता मिलेगी। हाँ, लेकिन अमिगडाला जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वो देखता है नया काम, अनिश्चितता, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो। अरे बाप रे। हाँ, अमिगडाला के लिए सामाजिक तिरस्कार या फेल होना ना एक जंगली जानवर के हमले जैसा ही जानलेवा महसूस होता है। सच में? दिमाग उसे इतना बड़ा खतरा मानता है। बिल्कुल। वो तुरंत शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर देता है, जिससे इंसान को घबराहट होने लगती है और वो पीछे हट जाता है। और हम सबसे कमाल की बात तो यह है कि हमें ये कभी महसूस ही नहीं होता कि हम डरे में। एकदम सही बात है, क्योंकि अगर हमारा दिमाग हमसे सीधे सीधे ये कहे ना कि मैं डरपोक हूँ, तो हमारी ईगो को बहुत ठेस पहुंचेगी। हाँ, कोई खुद को डरपोक नहीं मानना चाहता। तो इसलिए दिमाग इस डर को लॉजिक का चोला पहना देता है। वो हमारे कान में बहुत ही समझदारी से फुसफुसाता है कि शायद अभी सही समय नहीं है, या मुझे लगता है कि पहले मुझे इस विषय पर एक और सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेना चाहिए। हाँ, या फिर इकोनॉमी अभी ठीक नहीं चल रही है, तो कुछ महीने रुक जाते हैं। ये सब बहुत लॉजिकल लगता है सुनने में। एकदम सटीक। ये ना कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने का दिमाग का एक तरीका है। हम खुद को ये कहानी सुनाते हैं कि हम काम को टाल नहीं रहे हैं, बल्कि हम और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो कि एक सफेद झूठ है। बिल्कुल। ये बहाने इतने तार्किक लगते हैं कि कोई भी बुद्धिमान इंसान इन पर यकीन कर लेगा, लेकिन स्रोत हमें साफ साफ चेतावनी देता है कि इनमें से ज्यादातर तार्किक कारण असल में तार्किक होते ही नहीं है। वे सिर्फ हमारे आदम दिमाग यानी अमिगडाला द्वारा फैलाया गया डर होते हैं, जो तर्क का मुखौटा पहनकर हमें रोक रहा होता है। और इसी मुखौटे की वजह से ना जन्म लेती है वो भयानक स्थिति जिसे हम एक दिन सिंड्रोम कह सकते हैं, मतलब समडे सिंड्रोम। हाँ,
बहुत से लोग इसके शिकार हैं। कितने सारे लोग हैं जो हमेशा यही कहते रहते हैं कि मैं एक दिन अपना बिजनेस शुरू करूंगा, या मैं एक दिन पक्का जिम ज्वाइन करूंगा, कल से पक्का शुरू करूंगा। हाँ, वे लोग बस इंतजार करते रह जाते हैं क्योंकि वे एक्शन लेने से पहले ना पूरी स्पष्टता या क्लैरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें पहले से पता हो कि सीढ़ियों के अंत में क्या है, तभी वे पहली सीढ़ी पर अपना पैर रखेंगे। लेकिन स्रोत के अनुसार दुनिया का नियम इसके बिल्कुल विपरीत काम करता है। हम सोचते हैं कि पहले हमारे पास पूरी क्लैरिटी आएगी और फिर हम एक्शन लेंगे, जो कि कभी नहीं होता। कभी नहीं। वास्तविकता ये है कि पहले हम एक्शन लेते हैं और उसके बाद ही क्लैरिटी आती है। एक्शन ही वो इकलौती चीज है जो उस धुंध को छांट सकती है। ये बात ना मुझे वीडियो गेम्स के उस फॉग ऑफ वॉर वाले फीचर की याद दिलाती है। अच्छा, कैसे? जैसे जब कोई गेम शुरू होता है ना, तो पूरा मैप काले धुंध से ढका होता है। हाँ, बिल्कुल। तो हम एक ही जगह खड़े रहकर पूरे मैप के साफ होने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। नहीं, आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। हाँ, हमें अपने कैरेक्टर को उस अंधेरे की तरफ आगे बढ़ाना ही पड़ता है। और जैसे जैसे कैरेक्टर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके आसपास का धुंध छटता जाता है और नया रास्ता दिखाई देने लगता है। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये, है ना? वास्तविक जीवन में भी यही होता है। हमें रास्ते का अंदाजा तभी लगता है जब हम उस पर चलना शुरू करते हैं। एकदम। जब कोई व्यक्ति काम शुरू करता है ना, तो उसे वास्तविक डेटा मिलता है। उसे पता चलता है कि कौन सी रणनीति काम कर रही है और कौन सी नहीं। सोचने से तो कोई डेटा नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। सोचने से गलतियां नहीं सुधरती, गलतियां करने और फिर उन्हें सुधारने से ही इंसान बेहतर बनता है। एक्शन एक तरह का फीडबैक लूप तैयार करता है, जो सोचने से कभी नहीं मिल सकता। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हमें ये समझ आ गया है कि हमारा अमिगडला हमें रोक रहा है, और ये भी समझ आ गया है कि एक्शन लेने से ही रास्ता साफ होगा, तो हम उस अमिगडला को चकमा कैसे दें? हम उस सिक्योरिटी गार्ड को कैसे शांत करें आकि वो हमें अपना पहला कदम उठाने दे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और यहीं पर स्रोत का सबसे ताकतवर और व्यावहारिक समाधान सामने आता है। अच्छा, वो क्या है? लक्ष्य को इतना छोटा कर देना कि वो दिमाग के रडार के नीचे से निकल जाए। इसे हम माइक्रो स्टेपिंग कह सकते हैं। माइक्रो स्टेपिंग। हमने बात की थी कि जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो अमिगडाला उसे खतरे के रूप में देखता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे मुझे अगले 1 साल में 20 किलो वजन कम करना है, तो दिमाग तुरंत घबरा जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और दिमाग हर बड़े बदलाव का विरोध करता है। यानी उस सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। एकदम सही। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने दिमाग से कहे मुझे वजन कम करने के बारे में नहीं सोचना है, मुझे आज बस अपने जूते पहनने हैं और 10 मिनट के लिए बाहर टहल कर आना है। हाँ, 10 मिनट तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। अब 10 मिनट का टहलना कोई बड़ा खतरा नहीं है। अमिगडाला इस छोटे से कदम को खतरे के रूप में रजिस्टर ही नहीं करता। कमाल है। वो कोई कॉर्टिसोल रिलीज नहीं करता और कोई घबराहट पैदा नहीं होती। ये तो सच में ना दिमाग को हैक करने जैसा है। मतलब हम उस अलार्म सिस्टम को ट्रिगर किए बिना ही अपना काम कर लेते हैं। बिल्कुल, यही तो इसकी खूबसूरती है। अगर किसी को किताब लिखनी है तो उसे मुझे एक बेस्ट सेलर नॉवल लिखना है, ये सोचने के बजाय ना सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मुझे आज सिर्फ एक खराब सा पैराग्राफ लिखना है। हाँ, सिर्फ एक पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखने से तो कोई खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन अब जब वो इंसान वो एक पैराग्राफ लिख लेता है ना, तो एक्शन का वो मोमेंटम उसे दूसरा और तीसरा पैराग्राफ लिखने के लिए भी प्रेरित कर देता है। और यहाँ अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया, खराब। हाँ, खराब पैराग्राफ। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमें अपनी पहली कोशिश के खराब होने को स्वीकार करना ही होगा। परफेक्शन का जो भ्रम है उसे तोड़ना होगा। एग्जैक्ट। जिसे परफेक्शन का भ्रम कहा जाता है ना, वो असल में इसी बात का डर है कि अगर हमारी पहली कोशिश अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा। दुनिया के किसी भी सफल इंसान ने परफेक्ट शुरुआत नहीं की है। जब भी हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसके आज के परफेक्शन को देखते हैं, लेकिन हम उनके उन शुरुआती बेढंगे और खराब प्रयासों को नहीं देखते। बिल्कुल नहीं देखते। ये एक बहुत ही गहरी सच्चाई है। मतलब पहली पब्लिक स्पीच हमेशा थोड़ी घबराहट से भरी और कमजोर ही होती है। हाँ, और पहला पॉडकास्ट एपिसोड भी अक्सर तकनीकी खामियों से भरा होता है। एकदम। पहला बिजनेस मॉडल शायद नुकसानदेह, लेकिन जो लोग असल में सफल होते हैं ना, वे इस राज को समझ लेते हैं कि शुरुआत करने का लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं है। शुरुआत करने का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ शुरुआत करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इस बात को रखा है।
सफलता की जो इमारत है ना, वो हमेशा उन शुरुआती अधूरे और खराब कदमों की नींव पर ही खड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति उस खराब फर्स्ट ड्राफ्ट से गुजरने को तैयार नहीं है, तो वो कभी भी उस बेहतरीन अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच सकता। परफेक्शन एक जाल है जो इंसान को हमेशा तैयारी के चरण में ही फंसा कर रखता है और उसे कभी भी असली मैदान में उतरने ही नहीं देता। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि हमारी जिंदगी को बदलने वाला विचार शायद कोई नया चमत्कारी या जीनियस आइडिया नहीं होगा। आइडियाज तो सबके पास हैं। हाँ, और हर रोज आते हैं। जिंदगी को बदलने वाला फैसला सिर्फ एक छोटा सा एक्शन होगा। वो एक बहुत ही साधारण छोटा सा कदम जो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो आज उठाया जाएगा। आज और अभी। बिल्कुल। दुनिया उन लोगों का सम्मान नहीं करती जिनके पास सबसे अच्छी योजनाएं थीं, बल्कि वो उनका सम्मान करती है जिन्होंने अपनी ओवरथिंकिंग के लूप को तोड़ा और बस काम करना शुरू कर दिया। और यही बियॉन्ड थिंकिंग का सबसे बड़ा सबक है। विचारना शून्य में कुछ नहीं चलते। एक्शन ही वो पुल है जो हमारे विचारों को वास्तविकता से जोड़ता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम न सिर्फ बाहरी दुनिया में कुछ बना रहे होते हैं, बल्कि हम अपने दिमाग की बनावट को भी बदल रहे होते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, तो दिमाग की वायरिंग ही बदल जाती है? बिल्कुल। हर छोटे एक्शन के साथ हम अपने अमिगडाला को ये सिखा रहे होते हैं कि अनिश्चितता से डरने की जरूरत नहीं है। ये चर्चा सच में बहुत सी चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देती है। लेकिन हम इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले स्रोत में दी गई उस इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यानी विकासवादी जीव विज्ञान वाली बात से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार है, जिस पर हम सभी को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हाँ, वो विचार बहुत ही पावरफुल है। हमने विस्तार से बात की कि कैसे हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखने के लिए हर नए काम, हर बड़े सपने को एक खतरे की तरह देखता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी हमें किसी नए प्रोजेक्ट को टालने का, किसी मुश्किल बातचीत से बचने का या अपने किसी सपने को कल पर छोड़ने का कोई बहुत ही लॉजिकल और समझदारी भरा कारण महसूस होता है, तो क्या वो असल में हमारा वही आदिमानव वाला दिमाग है जो हमें किसी काल्पनिक खूंखार जानवर से बचाने की कोशिश कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, आज के इस आधुनिक जीवन में अपने वातानुकूलित और सुरक्षित कमरों में बैठकर हम हर रोज ऐसे कितने काल्पनिक जानवरों से डरकर अपने ही सपनों से दूर भाग रहे हैं। बहुत गहरा सवाल है। और क्या वो डर सच में बाहर है या सिर्फ हमारे दिमाग के अलार्म सिस्टम की एक खराबी है? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी। ज्ञान और नई चीजों को गहराई से समझने के इस सफर में आगे बढ़ते रहें, अपने विचारों पर सवाल उठाते रहें और सबसे जरूरी बात, उस काल्पनिक डर को दरकिनार करके अपने हिस्से का वो पहला छोटा और भले ही खराब सा कदम आज ही उठाएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।